हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 33 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आगे हम बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होती हैं, फैक्टर्स होते हैं और कोएफिशिएंट्स होते हैं। और ये क्या क्या होते हैं आज यही हमें सीखना है इस वर्कशीट में। टर्म्स को हिंदी में पद बोलेंगे, फैक्टर्स को गुणज, ठीक है, और कोएफिशिएंट को गुणांक, ठीक है, या फैक्टर्स को गुणनखंड भी बोल सकते हैं। आगे देखो क्या कहता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज वन एंड मैनी टर्म्स, यानी उसमें एक टर्म भी हो सकती है, टर्म यानी एक पद भी हो सकता है और कई पद भी हो सकते हैं। ये जो पद हैं, ये टर्म है, ये प्लस और माइनस के साइन से ही अलग अलग होती हैं। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन उनके बीच में आ जाएगा तो हम उनको अलग अलग टर्म नहीं बोलेंगे। सिर्फ प्लस और माइनस का ही अंतर होना चाहिए, यानी साइन होना चाहिए। टर्म कैन हैव वन और मैनी फैक्टर, किसी भी एक टर्म में एक या ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। कहता एनी फैक्टर ऑफ टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, कोई सा भी फैक्टर बाकी फैक्टर्स का गुणांक होता है। अभी हम क्वेश्चन में सीखेंगे तो पता चलेगा। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसके अंदर टर्म्स होती हैं और हर टर्म्स के फैक्टर होते हैं। फैक्टर में वेरिएबल और कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है। यहाँ कहता है कि इनका यूज करके एक्सप्रेशन लिखो। कहता है राइट द एक्सप्रेशन। अब इनमें से या तो इन सबको ऐड कर लो, किन्हीं दो को ऐड कर लो, जैसे 5xy प्लस के 7zx, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। तो इससे हम कई एक्सप्रेशन बना सकते हैं, या अगर पूरा एक बनाएंगे तो इसको सबको ऐड कर लो। कैसे? 5xy प्लस के 7zx है नी, प्लस के 8lk और माइनस के 10, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। ऐसे इससे एक्सप्रेशन बना सकते हैं। कैसे? 8mn, यहाँ बीच में प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा और माइनस के 5, ठीक है। ऐसे ये आप अपने आप करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें क्या सीखना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बना होता है। देखो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पूरा ये। अब इसमें टर्म कितनी है? 1, 2 और 3, क्योंकि इसके बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, और प्लस और माइनस से ये टर्म अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो पहली टर्म क्या है हमारे पास? 4xy, ये रही फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास? माइनस के, अगर माइनस साइन है तो माइनस भी लेंगे ये। और थर्ड टर्म क्या है? 6 प्लस के 6, ठीक है। ये ऑलरेडी प्लस के 6 हो जाएगा, अगर हमने खाली 6 भी ले लिया है तो। ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब इसके फैक्टर करो। देखो पहले तो हम 4, ये जो कांस्टेंट पार्ट है, इसके फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर 1, यानी जिससे डिवाइड हो जाता है, 2 एंड 4, ये फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। लेकिन जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो 4 के फैक्टर हम इस टाइप से लिखेंगे, 2 इंटू 2, तब हमें 1 की ज़रूरत दिखानी नहीं है। और इंटू में x, इंटू में y, ये इसके फैक्टर हमारे हो जाते हैं। ऐसे जब इसके फैक्टर करेंगे तो माइनस के 5 और x, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू में 3, ये तो टोटल फैक्टर होते हैं। लेकिन हम जब लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे। अब इस टर्म में कांस्टेंट पार्ट क्या है? ये 4 तो कांस्टेंट पार्ट है और x और y हमारे वेरिएबल पार्ट हैं। ये 4 कांस्टेंट पार्ट, ये वेरिएबल पार्ट। यहाँ कांस्टेंट पार्ट क्या है? -5 और बाकी वेरिएबल पार्ट x। इसमें वेरिएबल पार्ट है ही नहीं तो खाली कांस्टेंट पार्ट है। देखो कांस्टेंट पार्ट में ही प्लस या माइनस आ सकता है, वेरिएबल वाले में प्लस या माइनस नहीं आएगा। चलो अब गुणांक के बारे में समझते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 4xy, इसके फैक्टर करोगे तो 4x और y। अभी हमने 4 के फैक्टर नहीं करे, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है गुणांक करते टाइम। तो 3 फैक्टर बने, 1, 2, 3। अगर हम 4 का कोफिशिएंट निकालें, यानी तो 4 का कोफिशिएंट बाकी जो दोनों बच गए हैं ना, वो हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? xy, ठीक है। तो xy आ गया। अगर हम xy का कोफिशिएंट निकालें तो xy के अलावा क्या बच रहा है? 4, जो बच जाता है उसके अलावा वही इसका गुणांक होता है। x का कोफिशिएंट, अगर x को मैं इसमें से हटा दूँ तो क्या बचेगा? 4y, y को हटा दूँ तो 4x। तो इस टाइप से हम गुणांक निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म के निकाले हमने। चलो जी सेकंड टर्म के भी निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म के हमें ये इधर दे रखे हैं। देखो सेकंड टर्म क्या थी हमारे पास? -5x, ठीक है। तो इसके हमारे क्या क्या बने? 5x और -1। वैसे -5 और x ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो -1 का ये
क्या पूछ रहा है, कोफिशेंट पूछ रहा है, तो -1 को हटा दो इसमें से, बाकी क्या बचेगा 5x दिखाई दे रहा हमें। तो कोफिशेंट ऑफ x का कोफिशेंट पूछ रहा है तो ये क्या आ जाएगा -x। ठीक है, तो ये देखा करो कि साइन उसने यहाँ ले लिया है, यहाँ ले लिया, अगर यहाँ साइन ले लिया है तो नहीं लिया तो इसमें आएगा, इसमें लिया तो वहाँ नहीं आएगा, बस ये ध्यान रख लेना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, कहता है फैक्टराइज द टर्म्स गिवन बिलो। तो देखो इसमें फैक्टराइज जब हम इसको करेंगे तो हम इसको 12 क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको हम कॉन्स्टेंट वाले पार्ट को एक साथ रखें, 12 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे तुम्हें सूट करे वैसे। यानी कि जो 12 है इस 12 के भी फैक्टर कर सकते हैं और एक्स वाई के भी फैक्टर कर सकते हैं, वैसे इस तरह से करके चलो। तो ये हो जाएगा 20 इंटू ए इंटू बी, 17 इंटू एच इंटू जी, तो 50 इंटू एक्स इंटू वी इंटू जेड, माइनस के 40 इंटू एम इंटू एन। ये देखो ये अच्छा 24 इंटू ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स 2 बार आएगा क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और वाई, बस आगे वाला अपना आप कर लोगे आप। नेक्स्ट, राइट द कॉन्स्टेंट पार्ट इन द गिवन बिलो। इसमें कॉन्स्टेंट पार्ट क्या है 23, इसमें 12, इसमें क्या आप देखो कॉन्स्टेंट पार्ट, इसमें है -1। अगर जहाँ कुछ भी दिखाई ना दे वहाँ 1 और साथ में साइन लिख रहा है तो साइन तो लगाएंगे ही, प्लस वाले में साइन की हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती। BCZ के साथ कोई भी हमारी काउंटिंग नहीं लिखी हुई है तो -1 सबके साथ होता है। यहाँ पर 79, 15, 9, 18 और 72, ये हमारा कांस्टेंट पार्ट हमारे पास हो गया इधर। चलिए आगे, ये कहता है राइट द वेरिएबल पार्ट। अब वेरिएबल पार्ट ये पूरा का पूरा वेरिएबल पार्ट ही है क्योंकि इसमें कांस्टेंट पार्ट दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ वेरिएबल पार्ट BNM, यहाँ PQ, यहाँ इस पूरे को ही लिख लेंगे वेरिएबल पार्ट, यहाँ JK, यहाँ XYZ और यहाँ PQR। सॉरी, वेरिएबल पार्ट में आप साइन नहीं लोगे, खाली वेरिएबल पार्ट जब लोगे FGH, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट पार्ट क्या है -1। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने आज क्या सीखा, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। तो ये हमने यहाँ पर सीख लिया। अब जो भी नेक्स्ट सीट आएगी उसमें देखते हैं क्या आता है। तो अब फिलहाल तो आपको इतना ही करना है और ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को जिस भी तरीके से आप भेजते हो होमवर्क, उस तरीके से आपको ये होमवर्क अपने अपने टीचर को सेंड करना है। धन्यवाद।